बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग क्या पढ़े हैं? आज हम लोग पढ़े हैं ब्लॉक 7 की पैथोलॉजी हीमाटोलॉजी में आरबीसी डिसऑर्डर्स, और हम लोगों ने स्टार्ट किए हुए थे एनीमियाज ऑफ डिमिनिश एरिथ्रोपोइसिस, यानी कि ऐसे एनीमियाज जिनके अंदर जो एरिथ्रोपोइसिस है यानी कि जो आरबीसीज बनने का प्रोसेस है वही ठीक से नहीं हो रहा, कोई ना कोई डेफिशिएंसी रह रही है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर आरबीसीज की कमी या फिर एनीमिया डेवलप हो रहा है। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है इट इज़ मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। अब बच्चों जैसे आप लोगों को नाम से पता चल रहा है, मैगा का मतलब ही लार्ज होता है, ठीक है। तो इसे आप लोगों ने याद रखना है कि ये मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है, यानी कि इसके अंदर जो एमसीवी होता है ये बहुत ज़्यादा होता है, जो सेल का साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब जो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया उसको हमने दो एस्पेक्ट से स्टडी करना है, एक उसकी कॉज है फोलेट डेफिशिएंसी और एक है विटामिन B12 या फिर कोबालामीन की डेफिशिएंसी। अब हमने इनको एक में इनकी कंबाइंड पैथोजेनेसिस आपको पढ़ाऊंगी, एक हम इनकी अलग अलग पैथोजेनेसिस, इनके क्लिनिकल फीचर्स और मतलब इनकी सारी एब्जॉर्प्शन वगैरह के रूट को समझेंगे, ठीक है। बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, इसकी मॉर्फोलॉजी, इसके क्लिनिकल सिनेरियोज, इसकी डायग्राम, ऑस्पी में, एमसीक्यूज़ में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसके क्लिनिकल फीचर बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं, मैं आप लोगों को साथ साथ भी बताती हूँ। अच्छा, अब आप ये देखें कि जो फोलेट और विटामिन B12 है, बेसिकली फॉलिक एसिड है और विटामिन B12 है, ये सेल को चाहिए क्यों? ये बेसिकली चाहिए थायमिडीन और थायमिडाइलेट की सिंथेसिस के लिए। अब जो थायमिडीन है ना वो डीएनए का बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है, डीएनए की एक बेस है ये, ठीक है। अब आपको पता है कि किसी सेल का अगर डीएनए ही कमज़ोर होगा, ठीक है, उसकी न्यूक्लियस ही सही से सिंथेसाइज नहीं होगी, तो वो सेल कैसे स्टेबल रहेगा? जो फोलेट और विटामिन B12 डेफिशिएंसी, फोलेट और विटामिन B12 है, ये डीएनए की सिंथेसिस और डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर ये नहीं होंगे तो न्यूक्लियस नहीं बनेगा, ठीक है। और जब न्यूक्लियस नहीं बनेगा तो आरबीसी, आरबीसी आफ्टर ऑल एक सेल है, ठीक है। और डीएनए नहीं बनेगा तो जो है ना वो आरबीसी प्रॉपरली सिंथेसाइज नहीं होगा, और जब आरबीसी प्रॉपरली सिंथेसाइज नहीं होगा तो उसकी लाइफ कम रह जाएगी, या फिर वो इतना ही अनस्टेबल होगा कि इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट हो जाएगी बॉडी के अंदर, और आरबीसी की जो है ना वो डेफिशिएंसी हो जाएगी और उसकी वजह से बॉडी के अंदर एनीमिया डेवलप हो जाएगा। बस आप इतना याद रखो कि फोलेट और विटामिन B12 डेफिशिएंसी होगी तो ना डीएनए की सिंथेसिस ठीक से होगी, ना डीएनए की रेप्लिकेशन ठीक से होगी, और जो हमारा आरबीसी होगा वो कमज़ोर हो जाएगा। ना सिर्फ आरबीसी बल्कि ये बोन मैरो के अंदर मौजूद तमाम सेल्स को भी अफेक्ट कर सकती है ये कमी, ठीक है। अब हम इसकी पैथोजेनेसिस की बात करते हैं। बेसिकली मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर हो क्या रहा है? मेटाबॉलिक डिफेक्ट, ठीक है। मेटाबॉलिक डिफेक्ट हो रहा है, वेदर इट बी के आप जो है ना वो बाहर से ही फोलेट और विटामिन B12 कम ले रहे हो, या आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। वो कॉजेज हम आगे बढ़ते हैं। कोई भी मेटाबॉलिक डिफेक्ट हो रहा है जिसकी वजह से थायमिडीन प्रॉपरली नहीं बन रहा, कम बन रहा है। थायमिडीन कम बनेगा, थायमिडीन बिल्डिंग ब्लॉक है डीएनए का। जब थायमिडीन की कमी होगी तो सेल्स जो है ना उनके अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ आनी शुरू हो जाएंगे। कौन से सेल्स बच्चों? जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स है, ठीक है। जैसे कि आपके बोन मैरो के अंदर मौजूद सेल्स होते हैं जिनको रैपिडली डिवाइड करना होता है। जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं उनके अंदर क्या आ जाती हैं? एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं, और ये तमाम सेल्स को बॉडी के अफेक्ट करता है, पर्टिकुलरली बोन मैरो के सेल्स को सीरियसली अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से वो सेल्स प्रॉपरली सिंथेसाइज नहीं होते। अब इसके तीन आप कह लें तीन इंपॉर्टेंट फीचर हैं। क्या क्या हैं तीन इंपॉर्टेंट फीचर? एक होती है न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एसिंक्रोनी, ठीक है। अब जो साइटोप्लाज्म है यानी कि एक सेल है ना फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है और बाकी का ये सारा हिस्सा क्या है? साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब जो डीएनए सिंथेसिस मुतासर हो रही है वो न्यूक्लियस को मुतासर कर रही है, वो साइटोप्लाज्म को तो कुछ भी नहीं कह रही। जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के एलिमेंट्स हैं वो प्रॉपर पेस पे, एक प्रॉपर रेट पे, एक प्रॉपर स्पीड पे फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या आ गई है? डेफिशिएंसी आ गई है, उसकी पेस क्या हो गई है? स्लो हो गई है। तो इनके अंदर क्या आ जाएगा? एक सेल के अंदर ही न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान एसिंक्रोनी आ जाएगी, यानी कि इनकी मुताबिकत कायम नहीं रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इनफेक्टिव हेमेटोपोइसिस। बच्चों मैं आपको लोगों को पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इनफेक्टिव हेमेटोपोइसिस का मतलब ये होता है कि जो सेल्स थे, जो आरबीसी के प्रिकर्सर्स थे या प्रोजेनेटर्स थे, वो इतने ही ज़्यादा कमज़ोर थे, इतने डेफिशिएंट थे कि उनकी एपोप्टोसिस हो गई, ठीक है। उनकी क्या हो गई? डेथ हो गई, प्रोग्राम्ड सेल डेथ हो गई, ठीक है। इससे पहले कि वो सर्कुलेशन में आते हैं वो वैसे ही ख़त्म हो गए। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इनफेक्टिव हेमेटोपोइसिस। नेक्स्ट क्या होता है? पैनसाइटोपिनिया। पैन का मतलब होता है कंप्लीट, जहाँ पे पैन का मतलब होता है उसका मतलब है सारा का सारा, या फिर कंप्लीट। पैनसाइटोपिनिया यानी कि बोन मैरो के अंदर जितने भी सेल्स की फॉर्मेशन होनी थी वो सारे सेल्स बहुत ज़्यादा मुतासर
मुतासर होंगे फोलेट और विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से। आरबीसीज को तो हम इसलिए पढ़ें क्योंकि आरबीसी सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। इसके अलावा जो ग्रेनुलोसाइट है यानी कि आपके जो WBCs हैं, इसके अलावा जो प्लेटलेट के प्रिकर्सर्स हैं वो भी बहुत अफेक्ट होंगे। यानी कि जो पर्सन होगा वो पैनसाइटोपिनिया के साथ प्रेजेंट कर सकता है कि उसके अंदर आरबीसी भी कम है, उसके अंदर प्लेटलेट भी कम है, उसके अंदर WBC भी कम है। ठीक है, ये इसका एक जनरल ओवरव्यू है, मैं आपको बुक से भी दिखाती हूँ। नेक्स्ट हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। पहले स्टेप में हम लोग पढ़ेंगे फोलेट डेफिशिएंसी, फिर हम लोग पढ़ेंगे कोबालामीन या फिर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। सो बच्चों, हेयर वी हैव फोलेट और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। सबसे पहले आप इसके सोर्सेज पढ़ो। ठीक है, इसके सोर्सेज क्या हैं कि ये आपको बाहर से ही लेना है, आपको ये आपकी बॉडी नहीं बना सकती, या आपको फूड की फॉर्म में ही लेना है। और जो आप लोग कुकिंग करते हैं, ठीक है, खाना पका के खाते हैं, तो 10 से 15 मिनट की कुकिंग के अंदर ही सारा का सारा फोलेट ज़ाया हो जाता है। इसीलिए इसकी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि कुकिंग से या बॉइलिंग से या बहुत ज़्यादा हीटिंग से 10 से 15 मिनट के अंदर फोलेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। और हमारे तो खाने भी इस तरह बनते हैं कि वो घंटों चढ़े रहते हैं। ठीक है, अब इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं डेफिशिएंसी के। सबसे पहले तो पुअर डाइट। ठीक है, अगर किसी इंसान की डाइट ही बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है, उसने अपनी डाइट के अंदर फोलेट या फिर फॉलिक एसिड को शामिल नहीं किया हुआ, वो सप्लीमेंट्स नहीं ले रहा, बहुत आराम से उसके अंदर डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसके अलावा एल्डरली जो बूढ़े लोग होते हैं, इसके अलावा जिनकी मेटाबॉलिक डिमांड बहुत ज़्यादा, यानी कि आप तो अपनी तरफ से पूरे ले रहे हो लेकिन आपकी बॉडी ज़्यादा डिमांड करती है, फॉर एग्जाम्पल प्रेगनेंसी की स्टेट में। इसके अलावा जो हमारे पास क्रोनिक हेमोलिटिक एनीमियाज होते हैं, सिकल सेल एनीमिया वगैरह होते हैं, जिनके अंदर सेल्स बहुत ज़्यादा रैपिडली जो है ना वो ब्रेक हो रहे होते हैं या डिफॉर्म हो रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन का या फिर मेटाबॉलिज्म का कोई डिसऑर्डर है, जैसे कि कोई सीलिक डिजीज़ है, कोई सीलिक स्प्रू है जो कि आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को इतना अफेक्ट कर रहा है कि फॉलिक एसिड की जो एब्जॉर्प्शन है वही प्रॉपरली नहीं हो रही, ये इसके कॉजेज़ हैं बच्चों। ठीक है, अगर आपको MCQ का कोई सिनेरियो आता है ना, तो लाजमी बात है कि वो आपको कॉजेज़ के अंदर से कुछ ना कुछ देगा। ठीक है बच्चों, जो सिनेरियो होता है MCQ का, सिनेरियो बेस्ड जो MCQs होते हैं, उनकी जो फर्स्ट लाइन होती है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके अंदर पर्सन की एज, पर्सन की कोई ऑक्यूपेशन या पर्सन की कोई ऐसी स्टेट बताई जाती है जिससे आपको एक हिंट मिल जाता है कि पॉसिबल रीज़न, पॉसिबल कॉज क्या हो सकता है इस डेफिशिएंसी, इस डिसऑर्डर का, या पॉसिबल डायग्नोसिस क्या हो सकता है। ठीक है, अब आपने ये बात याद रखनी है कि जो हमारे पास फूड फोलेट्स होते हैं, यानी कि जो हमने फूड की फॉर्म में फोलेट्स लिए होते हैं, वो पॉलीग्लूटामेट फॉर्म में होते हैं। उनको मोनोग्लूटामेट फॉर्म के अंदर उनकी कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी एडिक्वेट एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, जो हमने फूड से फोलेट लिए हैं वो पॉलीग्लूटामेट फॉर्म में हैं, उनकी कन्वर्जन होनी है मोनोग्लूटामेट फॉर्म के अंदर। अब अगर आप एसिडिक फूड्स ले रहे हो, ठीक है, एसिडिक फूड्स वो होते हैं जिनकी pH बहुत कम है। ठीक है, एसिडिक फूड्स हैं या फिर कोई लिग्यूम्स, जो पल्सेस वगैरह होती हैं, बीन्स वगैरह होती हैं, ये क्या करते हैं कि ये पॉलीग्लूटामेट से मोनोग्लूटामेट फॉर्म के अंदर जो कन्वर्जन है ना, इसको कर देते हैं ख़त्म। ठीक है, अब जब ये मोनोग्लूटामेट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट ही नहीं हो सकेगा, तो यानी कि फोलेट की आपकी बॉडी के अंदर क्या हो गई, एब्जॉर्प्शन ना होने की वजह से कमी हो गई। तो एक फैक्टर ये आ जाता है डेफिशिएंसी का। दूसरा फैक्टर है बच्चों ड्रग्स। अगर कोई इंसान फिनाइटोइन या मिथोट्रेक्सेट वगैरह जैसी ड्रग्स इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, फिनाइटोइन वगैरह इस्तेमाल कर रहा है तो जो फोलेट की एब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो पाएगी। और मिथोट्रेक्सेट जो है ना बड़ी एक मशहूर सी ड्रग है। ठीक है, अगर ये कोई पर्सन कंज्यूम कर रहा है तो फोलेट का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा उस पर्सन के अंदर। तो डेफिशिएंसी के फैक्टर्स हम लोगों ने क्या क्या, पहले हम लोगों ने कॉजेज़ पढ़े, फिर हम लोग इसके फैक्टर्स पढ़ रहे हैं। एसिडिक फूड्स, लिग्यूम्स हैं, बीन्स हैं, ड्रग्स हैं, फिनाइटोइन और मिथोट्रेक्सेट। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेल एब्जॉर्प्शन का डिसऑर्डर, जैसे सीलिक डिजीज़ है, जो ट्रॉपिकल स्प्रू है, जो कि आपके GIT ट्रैक को इतना ज़्यादा अफेक्ट कर रहे होते हैं कि फोलेट की इंटेक को ही ये इम्पेयर कर देता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है। सबसे पहले हम लोगों ने, मैंने आपको बताया कि मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, फिर इसके 2 कॉजेज़ बताए हैं। फिर हमने इसकी कंबाइंड पैथोजेनेसिस पढ़ी है कि थायमिडीन की कमी हो रही होती है, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक होता है DNA का, और थायमिडीन की कमी की वजह से जितने भी सेल्स होते हैं मैरो के, रैपिडली डिवाइडिंग, खास तौर पर बोन मैरो के, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने इसके 3 फैक्टर पढ़े, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एसिंक्रोनी, इनफेक्टिव हेमेटोपोइस और पैनसाइटोपिनिया। फिर हमने कहा कि हम अलग अलग फोलेट डेफिशिएंसी और विटामिन B12 डेफिशिएंसी को डिस्कस करेंगे। फिर हमने यहाँ पे फोलेट डेफिशिएंसी को डिस्कस किया। हमने बताया कि ये कुकिंग से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाता है। हमने इसके कॉजेज़ पढ़े हैं, इसकी डेफिशिएंसी के रीजंस पढ़े हैं। ठीक है, और अब मैं आपको बताती हूँ इसकी पैथोजेनेसिस। बेसिक पैथोजेनेसिस वही है बच्चों के, थायमिडीन नहीं बनेगी, DNA नहीं बनेगा, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एसिंक्रोनी होगी और सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, अब जो फोलेट या फोलिक एसिड होता है, इसकी एक्टिव फॉर्म बच्चों होती है आपकी बॉडी के अंदर टेट्राहाइड्रोफोलेट।
ये डाईहाइड्रोफोलेट से टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट होता है बाय एन एंजाइम जिसका नाम है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। ठीक है, ये एंजाइम एक्ट करता है डाईहाइड्रोफोलेट के ऊपर, इसको कन्वर्ट करता है टेट्राहाइड्रोफोलेट में, और टेट्राहाइड्रोफोलेट सिंथेसिस ऑफ DTMP यानी कि डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट या थाइमिडीन की सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों वो कह रहे हैं कि इसकी ये जो बायोकेमिस्ट्री है ना, ये पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपसे MCQ लेवल पे ये इसकी बायोकेमिस्ट्री नहीं पूछी जाएगी, आपसे इसकी मॉर्फोलॉजी पूछी जाएगी, आपको इसके क्लिनिकल फीचर बताए जाएंगे, आपसे डायग्नोसिस पूछा जाएगा। ठीक है, आपके लेवल पे पैथो में ये इंपॉर्टेंट है। इसकी बायोकेमिस्ट्री आप लोग समझ लो, लेकिन इसका एज इट इज़ याद करना ज़रूरी नहीं है कि इससे ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये बायोकेम की चीज़ें हैं। ठीक है, फिर भी आपको पढ़ा देती हूँ कि डाईहाइड्रोफोलेट टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट होता है बाय डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम। टेट्राहाइड्रोफोलेट चाहिए होता है सिंथेसिस ऑफ DTMP डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट या थाइमिडीन के लिए चाहिए होता है। अब जब पर्सन के अंदर फोलेट की कमी है, चाहे वो इनटेक कम होने की वजह से है, चाहे वो ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से है, चाहे वो मेल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर की वजह से है, जब भी फोलेट की डेफिशिएंसी है थाइमिडीन की कमी है। जब थाइमिडीन की कमी है, डीएनए की रेप्लिकेशन ही नहीं हो रही, डीएनए की सिंथेसिस ही नहीं हो रही, वही न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक एसिंक्रोनी आ रही है, एबनॉर्मेलिटीज़ आ रही है सेल्स के अंदर, और जिसकी वजह से आपके RBCs इतना सिवियरली अफेक्ट हो रहे हैं कि मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया डेवलप हो रहा है बॉडी के अंदर। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे बच्चों? क्लिनिकल फीचर्स ना बहुत बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं MCQ सिनेरियो के अंदर, क्योंकि जब भी आपको सिनेरियो दिया जाता है ना, क्लिनिकल फीचर क्वेश्चन के अंदर ही गिवन होते हैं, आपने उसे डायग्नोसिस गेस करना होता है। अब वो कहते हैं कि इसका ऑनसेट क्या होता है? इंसीडियस ऑनसेट होता है। इंसीडियस ऑनसेट का मतलब होता है कि कोई भी बुरी चीज़ जब आहिस्ता आहिस्ता हो रही हो ना, तो उसको बोलते हैं कि इसका इंसीडियस ऑनसेट है, यानी कि इसका कोई एक्यूट ऑनसेट नहीं होता, इससे कोई शार्प से सिम्टम नहीं आ जाते फ़ौरन से, पहले पहले इसके नॉन स्पेसिफिक सिम्टम आते हैं, वही जो हर एनीमिया के अंदर होते हैं। बंदे को वीकनेस हो रही है, बंदे को फटीगेबिलिटी हो रही है, थकावट फील हो रही होती है, बंदे का चेहरा जो है वो पेल हो रहा होता है। ठीक है, अब एक इसका सिर्फ एक ही आपने इसका फीचर इंपॉर्टेंट याद रखना है, वो है सोर टंग, यानी कि जो ज़ुबान होती है ना वैसे लाल लाल सी लगना शुरू हो जाती है, जैसे ज़ुबान के ऊपर छाले बने हुए हों, या ज़ुबान जैसे बीफी अपीयरेंस आ रही होती है टंग की। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपने यहाँ पे याद रखी सोर टंग, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ये याद रखनी है कि फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी के अंदर कोई भी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम नहीं आता, ये विटामिन B12 डिफिशिएंसी का सिम्टम है। ठीक है, तो अगर सिनेरियो के अंदर कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई ब्रेन का सिम्टम आ रहा है, तो आपने विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के अंदर के ऊपर जाना है, फॉलेट डेफिशिएंसी नहीं कंसीडर करना। वैसे भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से B12 की डेफिशिएंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इसका डायग्नोसिस आप कैसे इस्टेब्लिश करते हैं? पेरिफेरल स्मेयर और बोन मैरो की एग्जामिनेशन करते हैं। जब इसकी मॉर्फोलॉजी आप लोग पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि पेरिफेरल स्मेयर में आपको क्या क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट बच्चा हम लोग बात करते हैं विटामिन B12 या फिर कोबालामीन की डेफिशिएंसी की। अब इसके भी सोर्सेज हम लोग पढ़ लेते हैं। वो कह रहा है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी ना बॉडी के अंदर इतने आराम से डेवलप नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसको आपकी बॉडी खुद भी सिंथेसाइज करती है, और ये रेजिस्टेंट टू कुकिंग और बॉइलिंग भी होता है, यानी कि जो आप फूड्स ले रहे होते हैं वो था ना फॉलिक एसिड, तो वो तो 10-15 मिनट की कुकिंग से ख़राब हो रहा था, ये नहीं होता, ये कायम रहता है, ये अपने इंटैक्ट रहता है, अपनी स्टेट में रहता है। तो ये फूड जो एक उसका सोर्स हो गया, ये रेजिस्टेंट टू कुकिंग और बॉइलिंग होता है। नेक्स्ट, ये गट के फ्लोरा भी इसको सिंथेसाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि आपकी बॉडी खुद भी बना रही है विटामिन B12, तो 5 से 20 साल लग जाते हैं, और ये लिवर के अंदर स्टोर होता है बच्चों। 5 से 20 साल लग जाते हैं इसकी डेफिशिएंसी को डेवलप होने में, अनलेस के बॉडी के अंदर कोई मेल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर, कोई सीलिएक डिजीज़, कोई ट्रॉपिकल स्प्रू ना चल रहा हो, जो कि इसकी एब्जॉर्प्शन को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट कर रहा हो। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं कि अच्छा, अब यहाँ पे आपने याद रखनी है कि विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए, ये एक क्लू है इसका। ठीक है, विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए क्या चाहिए? इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है बच्चों? बेसिकली बस आप इतना याद रखो कि इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन होने के लिए ज़रूरी है, और इसको सिंथेसाइज कौन कर रहा होता है इंट्रिंसिक फैक्टर को? आपके स्टमक का जो फंडस होता है पार्ट, अगर आप लोगों को याद हो थोड़ी सी हिस्टो। ठीक है, स्टमक के अंदर पैराइटल सेल्स होते हैं। पैराइटल सेल्स के दो इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं, दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिंथेसिस, दूसरा होता है इंट्रिंसिक फैक्टर की सिंथेसिस। तो स्टमक के पैराइटल सेल बनाते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर, और ये इंट्रिंसिक फैक्टर अगर नहीं होगा, किसी भी वजह से कम होगा, तो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती बॉडी के अंदर, और जब एब्जॉर्प्शन नहीं होगी विटामिन B12 की, तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, वही थायमिडीन की डेफिशिएंसी, डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं हो रही, डीएनए की सिंथेसिस नहीं हो रही, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक एसिंक्रोनी हो रही है, और बॉडी के अंदर मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया डेवलप हो रहा है। अब इसकी एब्जॉर्प्शन वो कह रहा है एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और मैं आपको इसको ईजी करके बताती हूँ। ठीक है,
अब बच्चों हमने बात की कि हम लोग बाहर से फूड की फॉर्म में विटामिन B12 लेते हैं, ठीक है। आपने देखा है कि हम कोई भी खाना जब मुंह में डालते हैं तो वो कहाँ जाता है, सबसे पहले माउथ में जाता है, ठीक है। माउथ से वो कहाँ जाता है, मैं यहाँ बता देती हूँ आपको। सबसे पहले वो माउथ में जाता है, माउथ से वो कहाँ जाता है, इसोफिगस में जाता है, इसोफिगस से वो कहाँ जाता है, वो खाना जो है ना वो स्टमक के अंदर जाता है, स्टमक से वो कहाँ पर जाता है, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सबसे पहले जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है डिओडिनम, नेक्स्ट होता है जेजुनम और उसके बाद होता है आइलियम, ठीक है। उसके बाद वो आगे लार्ज इंटेस्टाइन और सो ऑन। तो आपने इसको हर स्टेप के ऊपर, हर लेवल के ऊपर देखना है कि विटामिन B12 किस प्रोटीन के साथ अटैच हो रहा है। विटामिन B12 ना आपकी बॉडी के अंदर ऐसे अकेला नहीं फिर रहा होता, इसको अपने साथ कोई ना कोई कंबाइनिंग फैक्टर, कोई ना कोई बाइंडिंग प्रोटीन चाहिए होती है। और हर स्टेप में माउथ में कुछ और होगा, स्टमक में कुछ और होगा, डिओडिनम में कुछ और होगा, आइलियम में कुछ और होगा, कोई ना कोई प्रोटीन चाहिए होगी इसको अपने साथ, इसकी ट्रांसपोर्ट और इसकी एब्जॉर्प्शन के लिए। अब सबसे पहले जब ये माउथ में है ना, तो जैसे ही आपने मुंह में खाना डाला फॉर एग्जांपल, उसमें विटामिन B12 था, विटामिन B12 के साथ बाइंड कर जाएंगी बाइंडिंग प्रोटीन, और खाना कहाँ चला जाएगा, आपके स्टमक के अंदर, ठीक है। उसके बाद स्टमक के अंदर विटामिन B12 गया, उसके साथ क्या बाइंड थी, बाइंडिंग प्रोटीन। बाइंडिंग प्रोटीन मतलब उसने माउथ से ही बाइंडिंग प्रोटीन उसके साथ जा रही थी ना, विटामिन B12 के साथ बाइंडिंग प्रोटीन थी माउथ में। जब वो स्टमक में गया तो बाइंडिंग प्रोटीन और विटामिन B12 इकट्ठे थे। अब स्टमक के अंदर अगर आप लोगों को याद हो तो एक एसिड होता है जिसका नाम होता है पेप्टिक एसिड। पेप्टिक एसिड के अंदर HCl भी होता है, प्रोटीएजेस भी होते हैं, बहुत कुछ होता है, ठीक है। वो हमारा टॉपिक नहीं है। स्टमक का पेप्टिक एसिड इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर अटैक करता है। विटामिन B12 और बाइंडिंग प्रोटीन के इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर जब पेप्टिक एसिड आकर लगेगा तो ये क्या कर देगा, इन दोनों को अलग कर देगा। विटामिन B12 अलग और बाइंडिंग प्रोटीन अलग। अब मैंने आपको कहा था कि विटामिन B12 ने अकेले नहीं रहना, इसने हर स्टेप पे किसी ना किसी के साथ कंबाइन होना है। तो अब विटामिन B12 कंबाइन होगा हेपेटोकोरिन के साथ। हेपेटोकोरिन एक सलाइवरी प्रोटीन है, ठीक है। जब पहले इसके ऊपर पहले ये माउथ में था, माउथ में इसके साथ बाइंडिंग प्रोटीन अटैच थी। जब ये स्टमक में गया तो विटामिन B12 के साथ बाइंडिंग प्रोटीन थी, तो उसके ऊपर पेप्टिक एसिड लगा, विटामिन B12 अलग, बाइंडिंग प्रोटीन अलग। फिर विटामिन B12 के साथ सलाइवरी प्रोटीन हेपेटोकोरिन अटैच होगी। अब ये जो है ना वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ खाना जा रहा है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है डिओडिनम। अब विटामिन B12 और हेपेटोकोरिन का कॉम्प्लेक्स जब डिओडिनम में पहुंचेगा तो यहाँ पे आपको पता है डिओडिनम के अंदर पेंक्रियाज जो है ना वो अपने अमाइलेजेस, प्रोटीएजेस सब कुछ रिलीज करते हैं। अब इसके ऊपर आके लगेगा प्रोटीएज, क्योंकि है तो ये प्रोटीन है ना, हेपेटोकोरिन एक प्रोटीन है, प्रोटीन के ऊपर एंजाइम प्रोटीएज एक्ट करता है। अब विटामिन B12 और हेपेटोकोरिन का जो कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर पैंक्रियाटिक प्रोटीएजेस एक्ट करेंगे। विटामिन B12 अलग और हेपेटोकोरिन अलग। अब विटामिन B12 फिर से अकेला हो गया, लेकिन हमने तो इसको किसी के साथ रखना है। अब बच्चों डिओडिनम के अंदर, ठीक है, आपको पता ना डिओडिनम बड़ा इंपॉर्टेंट है एब्जॉर्प्शन के लिए। पीछे हम लोगों ने जब आयरन की एब्जॉर्प्शन पढ़ी थी वो भी डिओडिनम में हो रही थी। तो यहाँ पे विटामिन B12 के साथ अटैच होगा इंट्रिंसिक फैक्टर। ये वही इंट्रिंसिक फैक्टर है जो कि पैराइटल सेल्स ऑफ स्टमक से आ रहा है। अब यहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 का कॉम्प्लेक्स था। अब डिओडिनम से हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग आ गए हैं डिस्टल आइलियम के अंदर। अब यहाँ पे विटामिन B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर का कॉम्प्लेक्स था। अब ये यहाँ से जो है ना वो अटैच हो जाएगा क्यूब्यूलिन के साथ। क्यूब्यूलिन बेसिकली एक रिसेप्टर प्रोटीन है, इंट्रिंसिक फैक्टर के लिए एक रिसेप्टर प्रोटीन है, ठीक है। यानी कि वो रिसेप्टर होता है ना जिसके ऊपर आकर कोई ना कोई लाइगेंड अटैच होता है। तो ये क्यूब्यूलिन एक तरह का आप समझें रिसेप्टर है, और इंट्रिंसिक फैक्टर इसका लाइगेंड है। और इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ B12 है, तो ये दोनों क्यूब्यूलिन के साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक है। और अब ये जाएंगे एंटेरोसाइट, या फिर जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का सेल होता है, बेसिकली उन्हें अब सेल से बाहर निकलना है, ठीक है। आपको याद होगा ये एंटेरोसाइट था, इसकी एपिकल मेम्ब्रेन थी, बेसोलेटरल मेम्ब्रेन थी। अब विटामिन B12 यहाँ साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ है। अब विटामिन B12 यहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा ट्रांसकोबालामीन तक। जिस तरह हमने पीछे आयरन में ट्रांसफेरन पढ़ा था ना, इसका ट्रांसकोबालामीन है, ठीक है। ट्रांसकोबालामीन से ये अटैच होगा। ट्रांसकोबालामीन इसको लेकर जाएगी लिवर और दूसरे सेल्स तक, जहाँ पे बॉडी इसको इस्तेमाल करेगी, यहाँ पे इसकी एब्जॉर्प्शन होगी, और लिवर के अंदर ये स्टोर भी होता है 5 से 20 साल तक। तो बच्चों मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। मैं आप लोगों को ना इसको एक दफ़ा बुक से भी दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों की ये क्लियर हो जाए। सबसे पहले आप याद रखो, जब माउथ में था तो विटामिन B12 के साथ बाइंडिंग प्रोटीन थी। फिर वो स्टमक में गया तो पेप्टिक एसिड की वजह से विटामिन B12 और बाइंडिंग प्रोटीन अलग हो गई, विटामिन B12 के साथ हेपेटोकोरिन लग गया। फिर वो डिओडिनम में गया तो विटामिन B12 और हेपेटोकोरिन के ऊपर पैंक्रियाटिक प्रोटीएज लगे, विटामिन B12 अलग और हेपेटोकोरिन अलग। फिर उसके बाद विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ अटैच हुआ। फिर ये लोग क्यूब्यूलिन के साथ अटैच हुए आइलियम में, और उसके बाद ये ट्रांसकोबालामीन से बॉडी के अंदर, ठीक है। आपकी बुक, और बच्चों मैं ये 11th एडिशन से ही पढ़ा रही हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कौन से एडिशन से आप पढ़ाई, तो 11th एडिशन है, ये रॉबिन से आप लोगों की ही बुक है, ठीक है। आई डोंट नो, अब पता नहीं ये नज़र भी आ रहा है कि नहीं, ठीक है बच्चों। आई डोंट नो अब ये सही से नज़र आ रहा है नहीं, लेकिन आप लोग अपनी बुक से इसको ज़रूर देख लेना, ठीक है। ये देखो, ये जो ब्लू में आपको नज़र आ रहा है ये विटामिन B12 है, और ये जो नीचे येलो रंग की ट्रायंगल बनी हुई है ये बाइंडिंग प्रोटीन है। डाइट में जब हमने लिया है माउथ के अंदर जाके, ठीक है, माउथ से होता हुआ ये गया आपके स्टमक के अंदर,
ठीक है। अब स्टमक के अंदर ये देखो विटामिन B12 और बाइंडिंग प्रोटीन इकट्ठे थे, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ कि पेप्सिन इसके ऊपर अटैच हुआ। जब पेप्सिन अटैच हुआ तो ये देखो विटामिन B12 अलग और बाइंडिंग प्रोटीन अलग। बाइंडिंग प्रोटीन कहाँ गई, इससे हमें कोई ताल्लुक नहीं है, हमने बात करनी है विटामिन B12 की। विटामिन B12 देखो यहाँ पे इस ग्रीन सी स्क्वायर के साथ अटैच हो गया। ये ग्रीन चीज़ क्या है, ये हिपेटोकोरिन है, ठीक है। हिपेटोकोरिन और B12 का कॉम्प्लेक्स स्टमक के अंदर ही है। स्टमक के बाद ये डिओडेनम में जाएंगे। डिओडेनम में ये देखो पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक प्रोटीएजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से स्प्लिटिंग हो रही है, हिपेटोकोरिन अलग और विटामिन B12 अलग। अब विटामिन B12 कहाँ पे लगेगा, इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ लगेगा। पर्पल जो दिखाया हुआ है ये इंट्रिंसिक फैक्टर है, ठीक है। और इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर आपके स्टमक के पाइटल सेल से आ रहा होता है। अब इंट्रिंसिक फैक्टर B12 का कॉम्प्लेक्स बनेगा और ये एंटेरोसाइट दिखाया हुआ है यहाँ पे, ये आइलियम के अंदर जा रहे हैं, क्यूब्यूलिन के साथ अटैच हो रहे हैं, ठीक है। और ये देखो ये क्यूब्यूलिन, ये रहा इंट्रिंसिक फैक्टर का रिसेप्टर क्यूब्यूलिन, और ये उसके ऊपर क्यूब्यूलिन, ये देखो ये विटामिन B12 है, ये इंट्रिंसिक फैक्टर है, और ये नीचे क्यूब्यूलिन है, ठीक है। क्यूब्यूलिन जो है इंट्रिंसिक फैक्टर का रिसेप्टर होता है। उसके बाद ये देखो ये ट्रांसकोबालामीन दिखाया हुआ है, और ट्रांसकोबालामीन से पोर्टल वीन और आगे लिवर के अंदर जा रहा है, जहाँ पे इसकी मजीद इसकी फंक्शनिंग होगी। बच्चों नेक्स्ट जो है ना वो आप इसके क्लिनिकल फीचर, पैथोजेनेसिस और मॉर्फोलॉजी वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। और आई होप सो कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।